आज हम CS605 फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको लेक्चर नंबर 19 से लेकर 27 तक कवर करवा दिया था। आज हम 28 लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको हैंडआउट से पढ़ाया था, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्हीं शॉर्ट नोट्स से जो कि मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो इन नोट से बेसिकली पढ़ाने का मतलब ये है कि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हुए हैं। तो अगर हम वहाँ से लॉन्ग प्रिपरेशन वैसे ही जारी रखेंगे तो फिर हमारे लिए इस सिलेबस को कवर करना मुश्किल है। और मेन जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। एक दफ़ा आपने हैंडआउट्स को लास्ट में रीड आउट कर लेना है और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको करंट पेपर भी शेयर कर दूँगी। तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी इंशाल्लाह इसी जो आपका ये नोट्स हैं, ये जो मैंने आपको बना के दिए हैं, इन्हीं से कवर हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा आपने लास्ट में वो जो हैंडआउट्स हैं उनको भी पढ़ना है, ताकि अगर फॉर एग्जांपल वैसे है तो कोई नहीं, यहाँ से मिस सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट कुछ भी ऐसा हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो वहाँ पर हो और यहाँ पर ना लिखा गया हो तो वो आपका पेपर में आए तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। लेक्चर नंबर 27 हम कर चुके हैं। इसमें जो ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है कि किस तरह से एक प्रोसेस को हम चेक कर सकते हैं, उस प्रोसेस को चेक करने के 5 मुख्तलिफ जो तरीके हैं या 5 मुख्तलिफ आप कह सकते हैं प्रोसेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने इनको याद करना है कि फर्स्ट लेवल इनिशियल होता है, सेकंड रिपीटेबल होता है, थर्ड डिफाइन होता है, फोर्थ मैनेज्ड होता है और फिफ्थ जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है। लेक्चर नंबर 28 है की प्रोसेस एरिया। की प्रोसेस एरिया क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंक्शन को दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू सेटिस्फाई गुड प्रैक्टिस एट पार्टिकुलर मैच्योरिटी लेवल। ये क्या होता है कि ये जो की प्रोसेस एरिया है ये डिफाइन करता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंक्शन होते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर यानी इनकी मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की जो अच्छाई या बुराई यानी सॉफ्टवेयर किस हद तक अच्छा है, कितना अच्छा है, तो उसका जो क्वालिटी लेवल है उसको हम मेजर करते हैं। इंग्लिश उर्दू में आपके समझने के लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और इंग्लिश में, ताकि आप इसको रीड आउट करके वहाँ पे मेंशन कर सके अगर आपके पेपर में आ जाती है तो। अच्छा, इसका गोल क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि इस अमल के ज़रिए आखिर में क्या हासिल करना है। गोल से मुराद बेसिकली ये होता है कि आपका मकसद क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाई है तो आपका कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई मकसद होगा उसके पीछे। फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी बनाई गई तो उसके पीछे भी एक मकसद था कि लोग अपने जो भी क्वेश्चन हो वो यहाँ से उनका आंसर फाइंड आउट कर सके। तो इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका एक गोल होता है। गोल से मुराद कि उसका मेन जो बेसिक पर्पज़ होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू परफॉर्म। इससे मुराद है कि इदारा या इंतज़ामिया किसी मखसूस अमल को नाफिज करने के लिए किस हद तक संजीदा और पाबंद है, वो परफॉर्मेंस के हवाले से किस हद तक कमिटमेंट पे कायम रहने वाला बंदा, यानी इदारे की तरफ से इस अमल को नाफिज करने के लिए मुनासिब अज़म मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट एबिलिटी टू परफॉर्म के उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनके पास एबिलिटी भी है या नहीं, जो भी उनका काम है, जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करने की आया उनके पास एबिलिटी है या नहीं। इसमें ये देखा जाता है कि इदारे के पास किसी अमल को सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी वसाइल क्या उनके पास हैं, उनके पास उस तरह की ट्रेनिंग है कि वो उसको परफॉर्म कर सकेंगे, और इसके अलावा वैसा माहौल जो भी इन्वायरमेंट चाहिए होता है तो उस तरह का इन्वायरमेंट उनके पास है या नहीं है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ परफॉर्म। इससे क्या मतलब है कि प्रोसेस एरिया में वो तमाम सरगर्मियाँ शामिल होती हैं जो उसके लिए अंजाम दी जाती है, यानी ये बताया जाता है कि मतलूबा मकसद हासिल करने के लिए अमली तौर पर कौन कौन से काम करने होंगे। एक्टिविटीज़ परफॉर्म यानी उस काम को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी होती हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। इसमें प्रोसेस और उनके नताइज से मुतल्लिका मालूमात और पैमाइश की जाती है। एक तो उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उनको मेजर भी किया जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। इस मालूमात का तजिया करके ये मालूमात ली जाती हैं कि प्रोसेस सही तरीके से काम करे या नहीं और कहाँ तक बेहतरी की ज़रूरत है। जब तक प्रोसेस को टेस्ट नहीं किया जाता, जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके हर प्रोसेस को एनालिसिस उसका नहीं किया जाएगा, उसको मेजर नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी परफॉर्मेंस किस हद तक बेस्ट है या नहीं है। तो इसको बेसिकली वेरीफाई करने के लिए ही इसका एनालिसिस वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाइंग इम्प्लीमेंटेशन। इस स्टेप में क्या किया जाता है, इसमें ये जांचा जाता है कि प्रोसेस की हकीकत में उसी तरीके से नाफिज की गई यानी जिस तरह से उसे बयान और तय किया गया था। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि स्केजुलिंग वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक दफ़ा हम स्केजुअल करते हैं कि हमने ये चीज़ें सॉफ्टवेयर ये इस तरह से हमने लेके चलना है, इसका जो डिज़ाइन फेज़ है या जो इसकी कोडिंग वगैरह वो इतने टाइम में कंप्लीट होगी, नेक्स्ट फेज़ इसका वहाँ से स्टार्ट होगी।
कि इतनी वीक में ये चीज़ें कंप्लीट होनी है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अभी हमने स्केड्यूल तो बना दिया और साथ में काम हो रहा है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की बात करें या छोटे लेवल की बात करें, स्टेप वही होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम मेजर करते हैं कि आया जो हमने शेड्यूलिंग की है, जो हमने लिखा था कि हमने इतने टाइम पे ये सॉफ्टवेयर इस हद तक बना लेना होगा हमने, तो क्या वो परफ़ॉर्म हो रहा है उस तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा? वो सिर्फ़ शेड्यूलिंग के हद तक ही था या एक्चुअल में उस पर काम किया जा रहा है? नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को यकीनी बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर हर हाल में बेस्ट परफ़ॉर्म करना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू इंश्योर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक मनसूबा बंद और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसका एसक्यू यानी क्वालिटी एश्योरेंस, इसका मकसद क्या होता है, सॉफ्टवेयर के मयार को यकीनी बनाना कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। इसका मकसद सिर्फ आखिर में तैयारशुदा सॉफ्टवेयर को चेक करना नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे अमल के दौरान मयार को बरकरार रखना है। यानी सिर्फ एंड पर जाके सॉफ्टवेयर को चेक नहीं किया जाता, बल्कि हर स्टेप पर चेक किया जाता है कि आया कहाँ पर कौन सी मिस्टेक तो नहीं आ रही। अब आप ये देख लें कि जब जैसे हम साथ-साथ काम कर रहे होते हैं किसी भी प्रोसेस में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है, तो अगर उसी टाइम पर उसको चेक किया जाता है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट मिस हो गई, तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता और उसको फिर दोबारा से उन चीज़ों को ठीक करने में इतनी कॉस्ट भी नहीं आती है। लेकिन वही चीज़ अगर ज़्यादा आगे तक चली जाए, कोडिंग वगैरह हो जाए और उसके बाद में हमें पता चले कि फ़लाँ रिक्वायरमेंट तो मिस थी, जिसकी वजह से ये फ़ंक्शन, ये वाला सॉफ्टवेयर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर बाद में वो मसला होता है और उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर एरर को फाइंड आउट करने में भी वो एक कॉस्ट भी ज़ाहिर पे करना पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हर स्टेप पर इसको चेक किया जाता है, ना कि सिर्फ लास्ट पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी फोकस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मयार एक बहुत ही अहम पहलू होता है। सॉफ्टवेयर तैयार कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि सॉफ्टवेयर दुरुस्त तरीके से काम करे, सारिफ की ज़रूरियात पूरी करे और काबिल एतमाद भी हो। और ये चीज़ें आम सी हैं, इसमें वैसे कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने वाला, ऐसी चीज़ें जो एक दफ़ा से ही आपकी समझ में आ जाती हैं। क्वालिटी फोकस में बेसिकली क्वालिटी पर फोकस किया जाता है और क्वालिटी से मुराद ये है कि क्वालिटी से बेसिकली मुराद क्या है। अब यहाँ पे आपने ये माइंड में रखना है कि क्वालिटी से मुराद ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो एक तो ठीक तरह से काम भी कर रहा हो और जो सारिफ की ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर रहा हो। अब एक चीज़ है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि चल तो रहा है, लेकिन सारिफ की ज़रूरियात जो हैं वो आज के दौर में अगर कुछ और हो गई। अब पहले के दौर में जैसे आप लोग मोबाइल की एग्जांपल लें, पहले दौर के कुछ और तरह के मोबाइल होते थे कीपैड वाले, तो उस टाइम लोगों की वो ज़रूरियात थी, वो लोग यूज़ करते थे वो वाले मोबाइल्स। लेकिन अब जो है वो टच स्क्रीन वाले मोबाइल यूज़ हो रहे हैं। हर जगह पे आपको इंटरनेट चाहिए होता है, हर कोई भी काम है तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, आपको इस तरह के मोबाइल चाहिए। तो अब सारिफ की जो ज़रूरियात हैं वो वाले मोबाइल पूरी नहीं करते। बेशक वो ठीक हैं, चल भी रहे हैं और काबिल एतमाद भी हैं, लेकिन वो सारिफ की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। तो फिर वो जो है वो सॉफ्टवेयर इस टाइम पे उस तरह के मोबाइल जो है वो क्या कह सकते हैं कि वो इस टाइम पे यूज़ के काबिल नहीं। तो यानी बताने का मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए मस्ट होते हैं। वो काम भी ठीक तरह से करे, लेकिन सारिफ की ज़रूरियात को भी साथ में उसने पूरा करना है और काबिल एतमाद भी हो। एक चीज़ भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और मतलूबा मयार जो कि मतलूबा या मयार से मुराद वो है कि जो सारिफ की तरफ से रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो उस पर पूरा उतरे, यानी जो भी सारिफ की रिक्वायरमेंट्स थी उनको वो पूरा कर रहा हो। नेक्स्ट है इसके अहम मकासद कुछ लिखे हुए हैं, इनको आपने एक दफ़ा रीड और कर लेना है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इससे क्या मतलब है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन कंसर्न विद कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग चेंज इन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स में उसको जो चेंजेस हैं उनको कंट्रोल करना को कहते हैं हम SCM, यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये एक ऐसा अमल है जिसमें SCM के ज़रिए सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ अहम हिस्सों और उनमें होने वाली तब्दीलियों को मुनज़्ज़म और काबू किया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में हमने कोई चेंजेस करना पड़ गई हैं, तो उन चेंजेस को बाकायदा तौर पर उनका रिकॉर्ड रखा जाए और उनको मुनासिब तरीके से हैंडल किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। इसमें हम सिंपल यही करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आइटम से क्या है कि ये एक ऐसा आइटम होता है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके तहत हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं। इसकी मिसालें सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर की दस्तावेज़ात वगैरह लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है बेसलाइन। बेसलाइन क्या होता है? बेस
लाइन एक मंज़ूरशुदा और कंट्रोलशुदा वर्ज़न होता है और जब भी फिर उसके बाद हमने किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली करना होती है तो फिर हम डायरेक्टली उसको उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, बल्कि जो बेस लाइन में बाकायदा तौर पर जो भी तरीक़ाकार वगैरह लिखा होता है और जिस चीज़ की इजाज़त होती है उन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए हम उसमें चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट है चेकआउट, कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कॉन्फ़िगरेशन आइटम को चेंज करना चाहता है तो क्या करता है, सबसे पहले उस चीज़ को चेकआउट करता है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम को चेकआउट करने के बाद उसमें तब्दीली आप कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे अफ़राद की चीज़ें होती हैं उनमें आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल चीज़ होती है उसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चेक इन के बारे में, उसमें चेंजेस नहीं की जाती थी और अगर हम चेक इन की बात की जाए तो इसमें क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीली जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम होते हैं उनको दोबारा से चेक किया और जो भी उस सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस की गई हैं उनको सेव कर दिया जाता है और बाकी लोगों के लिए वो जो चेंजेस वाला दोबारा से आपने अपडेट करके सॉफ्टवेयर लाया है तो वो उनके लिए आपने अवेलेबल करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 31 है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट का सिर्फ ये मतलब होता है ये इंश्योर करना कि जो भी आपने चेंजेस की हैं आया वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फ़ाइल आपने ली है और आप कोई भी आपने असाइनमेंट बनाई, उसमें कहीं पर आपसे मिस्टेक हुई, आपने दोबारा से उसको चेंज किया, आपने उसको दोबारा से चेंज करके बना लिया और आपको लगा कि वो चेंजेस जो हैं वो हमारे सेव हो गए और वो सेव ही ना हो, तो फिर जो है इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट का ये मतलब होता है कि अगर आपने चेंजेस की हैं तो उसको दोबारा से आप चेक भी करें कि आया वो जो आपने चेंजेस की हैं वो सेव भी हुई हैं, वो इम्प्लीमेंट भी हुई हैं या जस्ट आपने अपने तौर पर की हैं और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट के हवाले से कुछ अहम सवालात यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस ऑडिट, इसका दूसरा नाम है स्टेटेड अकाउंटिंग भी इसे कहते हैं और नाम से इसका पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग तो समथिंग जो हमने पीछे चेंजेस किए उसकी शायद इसमें कोई रिपोर्टिंग वगैरह हो रही है। तो नाम से आपने इस तरह से अपने माइंड में इसका कुछ इस तरह से याद करना है हिंट से, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में रहे, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी टाइप है तो आगे पीछे वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपस में आपने मिक्स नहीं करना। इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम में आपने जो भी तब्दीलियाँ की हैं, जो भी उसमें चेंजेस किए हैं उनके बारे में आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं और इसकी बाकी भी यहाँ पर आगे डिटेल्स लिखी हुई है इसी से रिलेटेड कि व्हाट एल्स विल बी अफेक्टेड, क्या उसको इफेक्ट। चले हम यहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। हमारा पेज यहाँ से स्किप हो गया था। व्हाट हैपन कि होता क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम से मुराद ये मालूम करने के सॉफ्टवेयर है कौन सी उसमें तब्दीली लाई गई और उसकी मुकम्मल मालूमात आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी चेंजेस आपने कहाँ पर की हैं, ताकि वो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर बाद में आपने मज़ीद उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो आपको पता हो कि एक्चुअल में हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि एक्चुअल में पहले हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, फिर हमने ये चेंजेस की थी, फ़लाँ टाइम पे की थी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हू डिड इट, किस शख्स ने उसको उसमें चेंजेस की हैं और कौन ज़िम्मेदार है उसमें चेंजेस करने का और किसने उसका रिकॉर्ड रखा है। ये फॉर एग्जांपल अगर कोई उसमें मिस्टेक्स वगैरह है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन डिड इट हैपन कि वो किस टाइम पर किस तारीख में वो चीज़ें चेंज हुई हैं। और नेक्स्ट है व्हाट एल्स विल बी इफेक्टेड, कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं वो सॉफ्टवेयर में मौजूद दूसरे पार्ट को अफेक्ट तो नहीं कर रही हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको वो अफेक्ट कर रही हैं। तो ये मालूमात इसलिए अहम है ताकि तब्दीली के मुमकिना असरात को समझा जा सके और मुतल्लिका हिस्सों को भी मुनासिब तरीके से अपडेट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि आपस में लिंक हैं और एक को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दी, दूसरे को आपने चेंज ही नहीं किया, उसको आपने अपडेट ही नहीं किया, तो उससे फिर इशू आ सकता है। सो आपने क्या करना होता है उससे मुतल्लिका जो भी दूसरी एप्लीकेशन है, जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसको भी आपने साथ में अपडेट करना होता है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर सिंपल ये लिखो एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग टीम अगर ना हो तो हमें नहीं पता चलता कि किस शख्स ने कौन सी चेंजेस की हैं, और अगर तब्दीली के ज़िम्मेदार शख्स ने इदारा छोड़ दिया तो उसके लिए फिर बाद में काम की गए जो उसने काम किया उसकी मालूमात को हासिल करना हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है।
तो अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमें पता होगा कि किसने अपडेट की थी, कब अपडेट की थी, क्यों अपडेट की थी, कौन सी चीज़ अपडेट की है, किस टाइम पे की है, तो फिर अगर वो शख्स कंपनी को छोड़ के चला भी जाता है जिसने सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह किया था, तो बाकी लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो फिर उस चीज़ को चेंज करना या जो भी अपडेट वगैरह करना हो उनके लिए मुश्किल नहीं रहता। नेक्स्ट CSR में मालूमात कब दर्ज की जाती हैं। CSR एब्रीविएशन इसकी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। इसमें मालूमात उस वक्त दर्ज की जाती हैं जब कोई भी नया सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम की शनाख्त दी जाए, या फिर क्या है कि चेंज कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से किसी तब्दीली को मंजूर कर लिया जाए, या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट किया जाता है, तो ये तब इसमें मालूमात दर्ज की जाती हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आपने चेंजेस की हैं उनको मैनेज करना और उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है चेंज मैनेजमेंट। जो आपने उसमें चेंज किया उसको आपने मैनेज करना है। चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजेस इन कंट्रोल्ड मैनर। एक अच्छे तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से आपने जो भी चेंजेस किए हैं उनको आपने कंट्रोल भी करना है। और सॉफ्टवेयर में तब्दीली की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसकी तब्दीली की वजूहात भी आपके पेपर में आ सकती हैं। सारिफ की नई ज़रूरियात, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पुराने कोई आप देख लें व्हाट्सएप पे भी थोड़े थोड़े टाइम बाद अपडेट हो रही होती है, और उस अपडेट का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ताकि जो सारिफ की ज़रूरियात अगर उनमें चेंजेस आ रही हैं, जो एक नया ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसको वो फॉलो कर सकें। कारोबारी ज़रूरियात में भी तब्दीली आ जाती है इसमें। फिर सॉफ्टवेयर में मौजूद ख़राबी अगर कोई लगता है सार्फिन को, यूज़र्स को, कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं, इसके बजाय ये होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पुरानी चीज़ है और कोई भी पुराना सॉफ्टवेयर है और उसमें क्या है कि सिर्फ ऑडियो कॉल की आपके पास सहूलत है, वीडियो कॉल की नहीं है, तो अगर आपको वीडियो कॉल करनी पड़ेगी तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। फिर क्या करते हैं सार्फिन, या तो उस एप्लीकेशन को ही यूज़ ही नहीं करते, कोई किसी और एप्लीकेशन को फिर वो यूज़ कर लेते, तो इससे ज़ाहिर है फिर जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उनको वो उस लिहाज से फिर प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए वो लोग देख रहे होते हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। फिर है नेक्स्ट रिलीज़ नंबरिंग। रिलीज़ नंबरिंग से क्या मुराद है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट रिलीज़ जो वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर के उनको। जैसे आप इसके बेस्ट एग्जांपल ये है कि विंडो 10, विंडो पहले जो आपके पास पुरानी विंडो है, विंडो 7 या विंडो 10 या विंडो 11 जो भी है, तो इनके आप एग्जांपल है, जैसे न्यू विंडो आती है तो नाम आता है इसकी। अगर विंडो को छोड़ के शायद इसके आपको समझना है तो आप आईफोन का तो सबको पता होगा, आईफोन 15, 16, 17, फिर 17 और फिर उन्होंने रख दिया 17 प्रो मैक्स, फिर 18, 18 प्रो मैक्स। तो ये क्यों रखते हैं इनके नाम? इनके नाम इसलिए रखते हैं ताकि पता चल सके कि कौन सी चीज़ पुरानी है, कौन सा पुराना वर्जन है। आम बंदे को भी ये सुन के पता चल जाता है कि अच्छा 16 है तो पुराना है, 17 है तो न्यू होगा, नाम से पता चल जाता है ना। फिर इसी तरह से आप गाड़ियों के अगर मॉडल्स वगैरह देखें तो वो भी उनसे आपको पता चल जाता है। ये बेसिकली ये यही बता रहे हैं कि रिलीज़ नंबर होता है, इसी को हम कहते हैं रिलीज़ नंबर। सिंपल ज़बान में हम इसको मॉडल कह सकते हैं। कौन सा वाला मॉडल है, गाड़ी का मॉडल लोग पूछते हैं कि कौन सा वाला मॉडल है, आईफोन है तो आईफोन कौन सा है। तो ये रिलीज़ नंबर उनका बेसिकली देने का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है रिलीज़ वर्जन को, और इसको देने का पर्पज़ ये है कि हमें पता चल जाता है फ़ौरन कि कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सा मॉडल जो है या कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो न्यू है और कौन सा सॉफ्टवेयर पुराना है। इसमें लिखा हुआ है वर्जन 1.0 है, वर्जन 1.1 है, 2.0 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है इंटरनल रिलीज़ नंबरिंग। इंटरनल रिलीज़ नंबरिंग से ये मुराद है कि वो अपने जो कंपनी के अंदर जो चेंजेस वगैरह वो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए एक उन्होंने नंबर दिया हुआ है। तो वो जो भी वो चीज़ तैयार कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ है, तो उसको उन्होंने नंबर दिया हुआ है ताकि वो अपने तौर पर उन्हें याद रहे कि ये चीज़ है। अभी उन्होंने सॉफ्टवेयर रिलीज़ नहीं किया, उससे पहले वो अपनी कंपनी में जो चीज़ तैयार कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है उसे हम कहते हैं इंटरनल रिलीज़ नंबर। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो स्टैंडर्ड इसके देख लेते हैं कि इसके कौन-कौन से स्टैंडर्ड हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है कि हमेशा कुछ मुकर्रर मायारात और असूलों पर मबनी होती है जिन्हें दायरे के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मालूमात वाज़ह करते हैं कि सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों को कैसे शिनाख्त किया जा सके, तब्दीलियों को किस तरह से कंट्रोल करना है, और नए जो आपके पास वर्जन आ रहे हैं उसको किस तरह से आपने मुनज़्ज़म करना है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए IEEE एक आप कह सकते हैं कि ये एक वर्जन या स्टैंड
जो क्या करते हैं, कुछ मयारात बैरूनी इदारों की तरफ से फ़राहम किए जा सकते हैं, जैसे से इससे मुतल्लिका मयारात को सामने रख कर बनाए गए थे, जैसे वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल। रवायाती मयारात ज़्यादातर मुसलसल तरक्की करने वाले सॉफ्टवेयर के लिए नए और मुनासिब मयारात को ज़रूरी हो सकते हैं उनके लिए। अच्छा, वाटरफॉल का मैं आपको बता देती हूँ, वाटरफॉल में क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वीडियो प्रोसेस मॉडल को फॉलो किया जाता है तो इसमें 2 प्रोसेस मॉडल होते हैं, एक होता है वाटरफॉल मॉडल और एक होता है स्पाइरल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इसके आप एग्जांपल यूँ लें कि एक पानी है, ऊपर से नीचे बह रहा है। कभी आपने पानी नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं देखा होगा, सिवाय इसके कि अगर आप हाथ में कुछ चीज़ पकड़ के खुद ब खुद ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कुदरत का एक कानून है कि पानी जब भी गिरता है तो वो ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता। ठीक है? तो इसकी एग्जांपल वाटर फॉल का नाम से ही इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। आप पहला काम करते हैं, फिर आप यानी कि एक स्टेप आपने कंप्लीट फुली कर लिया, नेक्स्ट तब आप सेकंड स्टेप पर मूव करेंगे। फिर आप सेकंड स्टेप फुली कर लेते हैं, फिर आप थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। जो आपका सेकंड मेथड है स्पाइरल मॉडल, उसमें ये होता है कि आप एक काम भी कर रहे हो, दूसरा भी कर रहे हो, तीसरा भी कर रहे हो, यानी एट अ टाइम आप जो आपके स्टेप्स होते हैं उनको एट अ टाइम आप लेके चल रहे होते हो। ठीक है? तो ये इनमें वही चीज़ बताई गई। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट एंड CMM। रिक्वायरमेंट के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। रिक्वायरमेंट का मुराद ये है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप पहले उस पर रिसर्च करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी खुद ही से बना के कर लिया। तो उससे ये होता है कि आपको मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है ना, या अगर आप खुद नहीं बना रहे, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आपको किसी क्लाइंट ने कहा है कि मेरे लिए आप ये वाला सॉफ्टवेयर बनाएं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो रिक्वायरमेंट आपको देगा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह का आपने सॉफ्टवेयर बनाना है। चलिए सॉफ्टवेयर को भी हम छोड़ते हैं, हम एक आम एग्जांपल लेते हैं कि किसी बंदे ने कोई घर बनवाना है, तो वो क्या करता है कि वो रिक्वायरमेंट बताता है कि इस घर में जो भी वो नक्शा वगैरह प्रोवाइड करता है, बताता है कि इस घर में मुझे इतने रूम्स चाहिए, ये चीज़ें वहाँ होना चाहिए, किचन वहाँ होना चाहिए, या ये चीज़ें सारा जो मटेरियल है वो इस तरह से यूज़ करना है। तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है और उनको मैनेज करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट आपको दी गई है आपने उसको मैनेज करना है, उसको एक तरतीब में रखना, उसको आपने डॉक्यूमेंट में लिख लेना है, ताकि उनमें एक तो एग्रीमेंट के तौर पर वो आपके पास रहे, ताकि बाद में अगर क्लाइंट कहे कि मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था, तो आपके पास प्रूफ हो कि ये हमारे दरमियान ये चीज़ें तय पाई थी रिक्वायरमेंट में। ठीक है? और इसके अलावा सॉफ्टवेयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके में आपको ये भी बताया जाता है कि जितने भी जो सॉफ्टवेयर में एरर्स होते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर आज तक फेल हुई हैं, उनमें 90% से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर के फेल होने की वजह है वो रिक्वायरमेंट मिसिंग है। यानी आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट मिस हो जाती है और उसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक नहीं चल पाता। तो इसलिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। सॉफ्टवेयर की जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको पता होगा कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो तभी आप आगे चल सकेंगे। आपने अगर चीज़ बहुत अच्छी बना ली लेकिन जो आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपको ऑब्वियसली आपको वो गोल अचीव नहीं होगा और आपका क्लाइंट भी खुश नहीं होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के मकासद और जो इसकी सरगर्मियाँ वगैरह, इनको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। ये सारी थ्योरी है, इसमें कुछ इस तरह का अहम नहीं है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती है इनको अच्छे तरीके से संभालने के लिए, मुनज़्ज़म तरीके से इनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स खुसूसियात या मालूमात इनसे मुंसलिक होती हैं और इनमें शामिल होती है रिक्वायरमेंट की आईडी, क्रिएशन की डेट, किसने क्रिएट किया, तो लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, किसने किया था, वर्जन नंबर कौन सा, स्टेटस क्या है, ओरिजिन क्या है, सब टाइम, प्रोडक्ट रिलीज और प्रायोरिटी वगैरह। इन खसूसियात की मदद से ज़रूरियात को तलाश, तरतीब और मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना आसान हो जाता है। रिक्वायरमेंट स्टेटस क्या है, इससे मुराद किसी भी जो ज़रूरत है उसकी मौजूदा हालत होती है, यानी रिक्वायरमेंट का फ़िलहाल स्टेटस क्या है। इसकी कुछ अहम हालतें हैं: प्रोपोज्ड, अप्रूव, इम्प्लीमेंटेड, वेरीफाइड और डिलीटेड। प्रपोज से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि कुछ आपने ज़रूरी मालूमात का अख्तियार हासिल कर लिया है। अप्रूव में ये है कि आपकी वो जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो अप्रूव हो चुके हैं। इम्प्लीमेंट में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी भी होती हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वेरीफाइड का, और उसके बाद अगर ज़रूरत को प्रोजेक्ट से ख़त्म कर देना हो तो उसके लिए हम डिलीट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम मेजरिंग चेंज एक्टिविटीज़, जो भी आपने चेंज किया है सॉफ्टवेयर में, उस चेंज को, जो भी आपने एक्टिविटीज़ उस चेंज को लाने के लिए परफॉर्म किए, उनको मेजर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो
तो तब्दीली की सरगर्मी की पैमाइश का मकसद क्या होता है? जो आपने तब्दीली की है उसको मुय्यर करने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरियात हैं वो कितनी मुस्तहकम हैं और प्रोजेक्ट के अमल में कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद कहाँ पर आप बेहतरी आपने लानी है। अगर ज़रूरियात बार-बार तब्दील होती रहें तो प्रोजेक्ट की रफ़्तार मुतासर हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि तब्दीली की तादाद और नौइयत को बाकायदगी से नापा जा सके। बाकायदगी से आपने मुय्यर किया हुआ कि कौन-सी चीज़ कितने टाइम के बाद आउट ऑफ डेट हो रही है, फिर हमने उसको जो है वो उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आपने पहले से मुय्यर करके रखी होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ चेंजेस रिक्वेस्ट है, ये देखा जाता है कि कितनी तब्दीली की दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, कितनी दरख्वास्तें अभी खुली हैं और कितनी दरख्वास्तें मुकम्मल या फिर बंद हो चुकी हैं। इससे प्रोजेक्ट में तब्दीली की मजमूई सरगर्मियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर कम्यूटेटिव नंबर ऑफ़ चेंजेस हैं, इस पर मजमूई तौर पर होने वाली तब्दीलियों को इसमें शामिल किया जाता है। नए जो ज़रूरियात हैं उनको शामिल करते हैं, ज़रूरियात जो ख़त्म कर दी गई हैं, हज़फ़ करने का मतलब होता है जो ख़त्म कर दी गई उनको भी शामिल करते हैं और जो मौजूदा ज़रूरियात में आपने कुछ चेंजेस वगैरह की हैं तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। सोर्स ऑफ़ चेंज रिक्वेस्ट है, इसमें ये है कि किस सोर्स से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस हैं, चेंजेस की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस सोर्स से आ रही है। इससे यह मालूम करने में मदद मिल जाती है कि कौन सा ज़रिए से सबसे ज़्यादा तब्दीलियों का सबब बन रहा है। फिर चेंजेस इन ईच रिक्वायरमेंट, हर जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज करने का यहाँ पर मालूमात दी गई हैं। एफर्ट डिवोटेड ऑन चेंज, इसमें यह नापा जाता है कि ज़रूरियात में तब्दीलियों को संभालने पर कितनी मेहनत, वक्त और फिर वसाइल जो हैं वो खर्च होंगे। क्योंकि जब भी कुछ चेंजेस की जाती हैं, आपने किसी टीम को फिर उसके लिए हायर करना होगा और टीम को ज़ाहिर है आप पैसे देते हैं, वो चेंज करेगी तो इसलिए आपका पैसा भी वहाँ पर लग रहा होता है। फिर रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी है, और अगर आप ख़ुद भी किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो उस पर भी हो सकता है कि आपको कोई इस तरह का फंक्शनैलिटी वाले कुछ क्या कहते हैं, कोई प्लगइन्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें परचेज़ आपको करनी पड़ जाए, ठीक है? तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको पैसे लगाना पड़ते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स स्टेबिलिटी, ज़रूरत जितनी जल्दी बुनियादी मंजूर शुदा हालत के बाद मुस्तहकम हो जाए प्रोजेक्ट के लिए उतना ही बेहतर होता है और तब्दीली के ज़राए को भी रिकॉर्ड करना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए, ताकि मुस्तकबिल में जो भी प्रोजेक्ट्स आ जाए उन शोबों को अमल के बेहतर बनाया जा सके और जहाँ से उनमें तब्दीली आ रही हो। यानी इससे सिंपल मुराद ये है कि आपने ये देखना है कि कहाँ पर जो है किस ज़राए से आपको कहा जा रहा है कि आप ये वाली चेंजेस करें। क्योंकि अगर बार बार एक ही तरफ से आ रही हैं तो फिर अगर आपने वो रिकॉर्ड रखा होगा तो आप जो है वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट में फिर उन चीज़ों को मज़ीद आप बेहतर कर देंगे और एक ही दफ़ा आप उनमें चेंजेस कर देंगे ताकि बार बार आपको जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो ना आए, आप एक ही दफ़ा उसमें चेंजेस कर दें। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल। ये क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू ट्रेस रिक्वायरमेंट को ट्रेस करने की एक एबिलिटी होती है फ्रॉम इट्स ओरिजिन थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको किसी भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक उसको ट्रेस किया जा रहा होता है। अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी कि रिक्वायरमेंट्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं हुआ रिक्वायरमेंट के बारे में कि रिक्वायरमेंट कोई मिस हुई है तो हम उसको फिक्स कैसे करेंगे। देखिए, जब तक हमें मसाइल का पता नहीं होता हम उसका सलूशन कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले हमें मसाइल को अच्छे तरीके से देखना होता है कि कौन सा मसला आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कहाँ पर पेश आ रहा है, तो तभी हम उसका बेस्ट सलूशन निकाल पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसेबल SRS। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया और उसमें SRS की जो आपकी पहली असाइनमेंट थी वो आपने देखी है, तो ऑब्वियसली SRS के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि दस्तावेज़ात तैयार किए जाते हैं और इनमें लिखा क्या जाता है कि ये ज़रूरियात कहाँ से आई हैं, इन्हें इसमें शामिल क्यों किया गया और इस सॉफ्टवेयर के किस हिस्से में इन्हें जो है वो नाफिज किया जाएगा, कहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टू वे होते हैं ट्रेसेबिलिटी की, किस तरह से हम जो है वो इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो दो वेज होते हैं, एक पहली सिमत होती है और एक जो होती है इसकी सेकंड सिमत होती है। पहले सिमत में क्या करते हैं, डिज़ाइन से सोर्स कोड की तरफ जाते हैं और फिर सोर्स कोड से हम टेस्ट केस की तरफ जाते हैं। ज़रूरियात के असल मौक़िफ़ से लेकर उसके डिज़ाइन, सोर्स कोड और फिर टेस्ट केस तक उसको चेक किया जाता है। दूसरी सिमत क्या होती है, सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को कोड टेस्ट से वापस मुतल्लिका ज़रूरियात तक हम लेकर आते हैं, उसको चेक करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी ज़रूरत और उससे मुतल्लिका जो सॉफ्टवेयर हैं उन केसों के दरमियान ताल्लुक वाज़ेह रहता है और ये एक मुसलसल अमल है और प्रोजेक्ट के दौरान इसे बरकरार रखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग।
सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपने चेंजेस किए हैं पहले वाले सॉफ्टवेयर में, जो कि आपके पास अवेलेबल था उसमें आपने चेंजेस की हैं जो कि चेंजेस आपको रिक्वायर्ड थी, और फिर उन चेंजेस के बाद उसको फुली प्रीपेड किया है और फिर आपने उसको बेहतर किया है ताकि मुस्तकबिल में उसको आसान बेहतरी उसमें जो लाई है वो यूज़ करने में लोगों के लिए, और जो आपने उसमें चेंजेस लाई हैं वो भी आसानी से वो बरकरार आप उनको रख सकें। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो तो उसमें आप कुछ मज़ीद चेंजेस करके उसको आप कह सकते हैं कि आपने उसको अपडेट कर दिए कुछ न्यू चेंजेस के साथ। नेक्स्ट है री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। इसके ये जो अहम मराइल हैं इनको आपने एक दफ़ा याद कर लेना है। इन्वेंट्री एनालिसिस है, डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, कोड रिकंस्ट्रक्शन है, डेटा रिस्ट्रक्चरिंग है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। सबसे पहले इन्वेंट्री एनालिसिस में क्या होता है, भी किसी भी चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसकी चीज़ का तज्जिया कर रहे होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि तमाम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं और हर प्रोग्राम में हमने मालूमात लिखनी होती है कि इसका साइज़ कितना होगा, इसकी एज यानी इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कारोबारी इसकी अहमियत क्या है, इससे हमें जो हमारा बिजनेस है उसमें इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इसमें जो मेंटेनेबिलिटी है वो कितनी मौजूद है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की जो हालत होती है वो वक्त के साथ अपडेट की जाती है, उसमें तब्दीली हो सकती है। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग। पुराने जो सॉफ्टवेयर के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए होंगे उनको आपने फिर ऑब्वियसली दोबारा चेंज करना होगा, उसको उसमें आपने कुछ चीज़ें अपडेट करनी होंगी। फिर क्रिएट डॉक्यूमेंट्स पर आपने जो है वो नेक्स्ट आपका टास्क है कि आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और फिर जो पहले वाला डॉक्यूमेंट है उनमें आपने चेंजेस करने होंगे। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देन द सोर्स कोड। इसमें क्या होता है कि जो सोर्स कोड से ज़्यादा आप बुलंद सतह पर उसकी डिज़ाइन और काम करने का जो तरीका है उसको आप समझते हैं, और इसका बेसिक जो मकसद होता है या पर्पस होता है वो क्या होता है कि सिस्टम का डिज़ाइन और मजमूई तौर पर वो जिस तरह से काम कर रहा है उसको आपने दोबारा से समझना है। रिवर्स इंजीनियरिंग में शामिल होता है कि सिस्टम के प्रोसेसिंग के तरीके को आप समझ लें, क्योंकि पहले वाले प्रोसेस में चेंजेस आए हैं तो हो सकता है कि उसका प्रोसेस करने का तरीका और वो जो उसका स्ट्रक्चर वगैरह है और जो उसका इंटरफेस है उसमें चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो इंटरफेस आप लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐप्स वगैरह ऐसी होती हैं जैसे ही वो उनमें कोई अपडेट होती है तो दोबारा से उनका इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाता है। तो इन कुछ ऐसी होती है कि उनका यूज़ करने का तरीका भी चेंज हो जाता है सॉफ्टवेयर का, तो फिर इन चीज़ों को हम समझते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है प्रोग्राम रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो डेटा होता है उसको आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और साथ ही आपने जो आपके पास कोड गिवन है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आपने साथ में उसको भी चेंज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है इससे मुराद क्या है कि इनकॉर्पोरेटिंग न्यू बिजनेस प्रोसेस एंड रूल इनटू द सिस्टम। इस मरले में हम क्या करते हैं कि कारोबारी असूल और नए जो कारोबारी तरीक़ाकार मौजूद हैं सिस्टम में उनको शामिल करते हैं हम, और इस अमल के ज़रिए मौजूदा सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असूलों तरीक़ाकार और तसव्वुरात को इस्तेमाल करते हुए दोबारा किया जाता है तैयार। पीछे अभी हमने पढ़ा कि पिछले सॉफ्टवेयर हैं उनको हमने दोबारा तैयार किया, उनका मकसद क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र की चेंज हो रही है ज़रूरियात वगैरह उनको हम दोबारा से बेहतर बना सकें, उनकी ज़रूरियात के अकॉर्डिंग हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज़ किया गया है कि पहले जो सिस्टम आपके पास मौजूद है उसी को आपने समझना है और उसी में आपने बेहतरी करनी है, फिर उसमें मौजूद ज़रूरियात और नए कारोबारी असूल आपने शामिल करने हैं, और जो भी यानी अगर कोई सारिफ की ज़रूरियात चेंज हो गई हैं तो उनको आपने जो न्यू उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या न्यू जो एक ट्रेंड है उसको आपने अपना उस सॉफ्टवेयर में आपने उसको ऐड कर देना है ताकि जो सिस्टम है वो मुस्तकबिल की ज़रूरियात को बेहतर तरीके से वो उनको पूरा कर सके। फिर नेक्स्ट है बिज़नेस प्रोसेस वगैरह, तो ये लेक्चर नंबर 41 से 45 तक है। ये पीछे वाली चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं तो इनको आई थिंक पढ़ने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। अगर कोई नई चीज़ है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ये वही बार बार चीज़ है कि पहले वाली चीज़ को आप जो है वो आप चेंज कर रहे हो। प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है,
ये आपके प्रोजेक्ट में आपने असाइनमेंट्स देखी होंगी। पहली होती है एसआरएस, सेकंड होती है प्रोटोटाइप, थर्ड होती है डिज़ाइन फेज़ और फोर्थ जो है वो आपका फाइनल होता है। तो फर्स्ट एसआरएस में आप रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई होती हैं। फिर आपने जो नेक्स्ट आपका फेज़ होता है प्रोटोटाइप में, उसमें आप एक खाका, एक नमूना आप कह सकते हैं, जैसे घर की आपने हमने एग्जांपल ली थी। तो यानी उसमें आप क्या करते हैं कि घर का एक नक्शा बना के दे देते हैं कि ये चीज़ें हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कोई आप आपने घर बनवाना है तो आप ने कहीं से नक्शा बनवाया, तो नक्शा उस बंदे ने आपको नक्शा बना के साथ में ये बता दिया कि ये इस तरह से इस चीज़ ने यहाँ इस मटेरियल ने यूज़ होना है। तो प्रोटोटाइप का बेसिकली यही मतलब होता है। नेक्स्ट रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंटेशन, इस मरले में आजमाइश से हासिल होने वाली मालूमात को बुनियाद पर नए कारोबारी अमल को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। यानी जो आपके पास आपने चेक की हैं चीज़ें और उसमें जहाँ पर आपको फॉल्ट नज़र आए, तो नए जो अगर आपने जो भी आपका वो आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपने उन चीज़ों को मज़ीद आपने बेहतर करना है और फिर उसे अमली तौर पर कारोबार में उस चीज़ को नाफिज कर देना है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग, ये न्यू थोड़ा लग रहा है टॉपिक। इसमें हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग में क्या बताया। इससे मुराद वो सॉफ्टवेयर के अंदरूनी ढांचे को बेहतर करना होता है ताकि वो बैरूनी रवैये और नताज में कोई तब्दीली न की जाए। सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद कोड को बेहतर और साफ किया जाता है। इसमें यानी पीछे क्या था, रिक्वायरमेंट्स वगैरह न्यू आ रही थी तो उनको हमने चेंज किया। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग में बेसिकली क्या होता है कि कोड को जो है वो मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। कोड लिखे जाने के बाद उसका डिज़ाइन को आपने मज़ीद बेहतर करना है। रिफैक्टरिंग का मकसद क्या होता है कि कोड को समझना आसान हो। आपने इस तरह से कोड को दोबारा से डिज़ाइन किया कि उसको समझने में आसानी हो। कोड में मुस्तकबिल में तब्दीली अगर करनी पड़ जाए तो वो आसान हो। आपने देखा होगा कि कोड के सामने हम किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं तो कोड के सामने एक हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के आगे हम कुछ भी लिखते हैं, उसको कहते हैं कमेंट लिखना। तो वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो कमेंट जो होता है वो उसमें एग्जीक्यूट नहीं होते। उनको जो कमेंट होता है प्रोग्राम में, उनको लिखने का, कोड में उनको लिखने का पर्पस ये होता है कि अगर कोई और बंदा इसको बाद में देखे या फिर हम ही बाद में अपने प्रोग्राम को कभी देखें, अपने कोड को कभी देखें और ऑल टाइम हमें याद ही रहता कि ये चीज़ हमने यहाँ पे क्यों पुट की थी। तो ताकि हम जो कमेंट है वो, यानी आप कह सकते हैं कि जो कोड लिखा होता है कमेंट उसकी डिटेल होती है, तो फिर आप उसकी डिटेल पढ़ के आपको याद आ जाए कि अच्छा ठीक है ये मैंने चीज़ इस वजह से की थी। ठीक है, तो ऐसे काम या ऐसे अगर आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो इनमें क्या होगा कि फिर बाद में अगर आपने कोड में कोई चेंजेस वगैरह करने होंगे तो वो इजीली आप उनको कर सकते हैं। फिर है एक्सटर्नल बिहेवियर और इंटरनल बिहेवियर। तो एक्सटर्नल क्या होता है कि इसमें जो यूज़र होता है उसको नजर आने वाले काम और जो रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होता। और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, जो कोड वगैरह लिखा होता है या उसका जो डिज़ाइन होता है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोग्राम में एक कोड को 2-3 दफ़ा लिखा हुआ है, उसमें बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसको एक मुनासिब जगह पर आप जमा कर लेते हैं और इससे कोड कम और बेहतर हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो वैसा ही रहता है। कंसोलिडेट, डुप्लीकेट, कंडीशनल फ्रेगमेंट, ये रिफैक्टरिंग की ही एक मिसाल है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एक जैसे कोड को बार बार दोहराया गया है तो उसको क्या करते हैं कि एक जगह पे उसको लिख लेते हैं। इसका आपने पढ़ा हो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आपको इस चीज़ की इजीली समझ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में आपकी जो डेटा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या करते थे कि एक बड़ा सा टेबल में अगर एक बंदे के बार बार नाम लिखा और उसका एड्रेस भी सेम, उसका फादर नेम भी सेम है, सिर्फ उसके सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर उनको उनके लिए फिर उन्हें बार बार जो है वो पूरी रो क्रिएट नहीं करनी पड़ती बल्कि मार्क्स का एक अलग टेबल बना लेते हैं। तो वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो उसका आपको पता होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर वो एक तो वो जो आपने लंबी चौड़ी बातें बार बार आपने रिपीट की हुई थी उनको जैसे ही आप कम करेंगे तो कोड जो उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि कोड कम हो जाएगा। कम चीज़ जब होगी और वो एक अरेंज वे में पड़ी होगी तो ऑब्वियसली उसको समझने में ईजी होगा। और मुस्तकबिल में अगर आपने कुछ उसमें कोई चेंज करना है तो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, तो वो एक सारा खिचड़ी बनी होती है, फिर उसको चेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर चीज़ को आपने किसी भी कोड को आपने अरेंज करके रखा होगा तो और बार बार एक ही आप कोड को रिपीट नहीं करेंगे तो फिर उसमें चेंजेस करना भी आपके लिए ईजी होंगी और आपने जो उसकी देखभाल करने के लिए भी आपकी मेहनत उस पर कम लगती है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग
इसमें टॉपिक है लेक्चर नंबर 43 में लीजेसी सिस्टम। इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद है कि एक ऐसा पुराना सिस्टम है जो किसी इदारे में अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उससे बरकरार रखना या उसमें चेंजेस करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम के बारे में फैसला करने से पहले उसका मुख्तलिफ पहलू से आपको जायजा करना। तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल भी हम नोकिया वाले मोबाइल के लेते हैं कि आप देखें कि अब जो ज़ाहिर है वो चीज़ें जो कम होती जा रही हैं, उनकी अगर आप शॉप पे जाएँ तो उनका आपने कोई भी फॉर एग्जांपल बैटरी वगैरह चेंज करवानी है या कोई ख़राब हो रहा है, इस तरह से पुराने मोबाइल कोई भी हैं कीपैड वाले, तो वो ख़राब हो रहे हैं, तो आपने अगर उनकी बॉडी चेंज करवानी है, बैटरी फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो उनको दोबारा से आपने रिन्यू करवाना है, तो आप वहाँ पर जाएँगे तो शॉप पर आपको उनके जो पार्ट्स वगैरह होंगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगी। और ना ही आजकल ऐसे हर जगह पे लोग मौजूद हैं जो कि उस तरह के पुराने वाले मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। तो इस क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको फिर उसमें चेंजेस करना या फिर उनको रिन्यू करना, तो इस हवाले से इन्फॉर्मेशन जिन लोग के पास होती है वो लोग भी फिर कम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को ऐसे फिर ये तो चीज़ है ना, तो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल इससे मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि रियल लाइफ के एग्जांपल है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर लोग जब उसको परचेज़ कर रहे होते हैं तो वो यूज़ तो हो रहा होता है, जैसे नोकिया मोबाइल भी लोग यूज़ कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, नोकिया का मुझे नहीं पता नोकिया यूज़ हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन कीपैड वाले तो होते हैं ना, बटन्स वाले मोबाइल लोगों के पास हैं, तो वो अभी भी यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें चेंजेस करना और फिर उसको बरकरार रखना, तो ये चीज़ें मुश्किल हैं। तो इसलिए कोई भी बंदा अब इस तरह का मोबाइल लेने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि अगर इसमें बाद में कोई गड़बड़ होगी तो क्या होगा, ठीक है? तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही होता है कि सॉफ्टवेयर भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ-साथ उनकी वैल्यू कम होती जा रही है और उनको बरकरार रखना या उनपे चेंजेस वगैरह करना मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने से पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए फिर मुख्तलिफ पहलुओं से उनका जायज़ा लिया जाता है। एनवायरनमेंट असेसमेंट है इसमें। इसमें क्या है कि एनवायरनमेंट असेसमेंट में जो उसका एनवायरनमेंट है उनको उसका आपने जायज़ा लेना होता है और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें देखते हैं, सप्लायर स्टेबिलिटी कि सप्लायर कितना स्टेबल है, फेलियर रेट कितना है इस सॉफ्टवेयर का, इसकी एज कितनी है, कितना टाइम तक ये चलेगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सपोर्ट रिक्वायरमेंट कितनी है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इन केस बाद में इसकी फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाती है और ये सही तरह से काम नहीं करता, तो फिर कितनी सपोर्ट जो है वो हमें सप्लायर की तरफ से मिलेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, अगर हमने बाद में इसको ठीक करवाना पड़ जाए तो फिर इसमें कितने जो है वो कॉस्ट लगेगी। फिर है सप्लायर स्टेबिलिटी। सप्लायर की स्टेबिलिटी भी इसमें देखी जाती है कि जो बंदा ये सप्लाई कर रहा है वो कितना स्टेबल है, मुस्तकबिल में उसकी खिदमात फ़राहम वो कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर वो कारोबार बंद करते तो क्या दूसरा शख्स इस इदारे में मौजूद है जो सिस्टम को बरकरार रख सकता है या नहीं। फिर फेलियर रेट में क्या है, सिस्टम के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खराबियों की शरह को देखा जाता है कि इसका फेलियर रेट कितना है। हार्डवेयर अक्सर ख़राब हो जाता है कि सॉफ्टवेयर बार बार बंद हो जाता है या सॉफ्टवेयर को बार बार दोबारा जो है वो शुरू करना पड़ता है। अगर खराबियों की शरह बहुत ज़्यादा होती है तो सिस्टम को तब्दील करने पर गौर किया जाता है। तो फेलियर रेट में यही है कि अगर चीज़ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है तो फिर ऑब्वियसली उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एज में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की उम्र देखी जाती है कि अगर सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है कि उसके लिए फिर जो मौजूद टेक्नोलॉजी होती है और सहूलियात होती है वो दस्तयाब ना होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज़ जब पुरानी हो जाती है और उसकी जगह फिर ज़ाहिर है न्यू चीज़ें घेर लेती हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उनकी बजाय पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए जैसे वो ख़त्म होती है तो उसके ख़त्म होने की वजह भी ये होती है बेसिकली कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो जाती है ना। तो अब मोबाइल का भी यही है तो कि अगर ये आज वाले जो हमारे पास मौजूद हैं मोबाइल्स ये अगर ना आते तो ऑब्वियसली बटन वाले फिर आज तक यूज़ हो रहे होते ना, तो नई टेक्नोलॉजी आती है तो ही पुरानी चीज़ ख़त्म होती है। ठीक है, तो फिर जैसे पुरानी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उनके फिर जो सहूलियात हैं वो दस्तयाब नहीं होती। फिर परफॉर्मेंस में इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है और इंटरऑपरेबिलिटी। इसमें क्या देखा जाता है कि मौजूदा सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ कितनी आसानी से काम कर सकते हैं, क्या दूसरे सिस्टम के साथ राब्ते में मसाइल हैं, क्या मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मतलूबा कंपाइलर इस्तेमाल हो सकता है या क्या सिस्टम को चलाने के लिए किसी दूसरे माहौल की नकल तैयार करने की ज़रूरत पेश आएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असेसमेंट किसी भी
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जायज़ा लेने के लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का ज़रूरत होती है, इनको आपने समझना होता है, इनका आपने जायज़ा लेना होता है। उसमें पहले ही है अंडरस्टैंडेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेस्ट डेटा और पर्सनल स्किल। ये देखा जाता है कि क्या ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके पास ऐसे सिस्टम की देखभाल करने के लिए ज़रूरी महारत मौजूद है। जैसे कि मैंने अभी आपको मोबाइल की एग्जांपल दी है कि लोगों के पास ऐसे स्किल है, ऐसे उनके पास आलात वगैरह ऐसी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं कि वो पुरानी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सी चीज़ें इसी वजह से लोग जैसे पुरानी हो जाती हैं तो वो उनको वैसे तो वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो कभी ख़राब हो जाती हैं तो कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं होता कि उनको दोबारा से वो ठीक करके दे सके। तो इसी वजह से वो लोग वो चीज़ें फिर फ़रोख्त कर देते हैं या फिर उनको वैसे ही ज़ाया कर देते हैं। बिज़नेस वैल्यू असेसमेंट, इसमें ये असेस करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी इस टाइम पे सॉफ्टवेयर कारोबार में उसकी कितनी अहमियत है। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर ख़राबी है या वो कितना अच्छा है, उसकी कारोबार ओवरऑल बिज़नेस में उसकी कितनी वैल्यू है, ये आप एक बंदा डिसाइड नहीं करता। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर एक शख्स नहीं करता बल्कि मुख्तलिफ अफ़राद के नुक्ता नज़र से सिस्टम का जायज़ा लिया जाता है और इसमें जो शामिल होता है वो एंड यूज़र होता है। जिसने यूज़ किया वो बताएगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर वो इस तरह का है, फिर कस्टमर बताएगा जिसने चीज़ ली है कि ये इस तरह का है, फिर IT मैनेजर बताएगा जो कि मैनेज कर रहा होता है, ऑब्वियसली उसको पता होगा। फिर सीनियर जो मैनेजर हैं उन्हें भी चीज़ों का अंदाज़ा होता है या फिर जो लाइन मैनेजर होते हैं वो बता सकते हैं। एंड यूज़र और इनकी डिटेल आगे लिखी हुई है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि सीनियर मैनेजर क्या होता है, वो क्या-क्या काम करते हैं, एंड यूज़र क्या होता है, तो इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि पीछे हमने पढ़ा कि हमने किसी भी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास पहले से मौजूद हो उसको हम क्या करते हैं दोबारा से कुछ न्यू चीज़ें जो कि सारिफ की तरफ से कोई अगर न्यू रिक्वायरमेंट्स आ गए तो उनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जो सॉफ्टवेयर है उसका हम क्या करते हैं अपडेट करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को जो न्यू रिक्वायरमेंट के साथ हमने अपडेट किया उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, यानी आपने दोबारा से उसको अपडेट किया है। तो जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो अपडेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस जो सॉफ्टवेयर है जो कि पुराना सिस्टम है इसको अपडेट करने से हमें कितना फ़ायदा होगा और इसको अपडेट करने में हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जो अपडेट करने वाली कॉस्ट है और जो फ़ायदा है इन चीज़ों को कंपेयर करते हुए ये सॉफ्टवेयर को दोबारा से अपडेट किया जाता है या री इंजीनियरिंग की जाती है कि अगर उसका फ़ायदा इतना नहीं हो रहा और उसके पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो फिर ऑब्वियसली उस चीज़ को सॉफ्टवेयर को दोबारा से री इंजीनियर नहीं किया जा सकता। फिर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वेरिएबल्स के P1 से P9 तक दिया गया है। P1 का क्या है इसमें कि मौजूदा सिस्टम की सालाना देखभाल के लिए कितनी लागत आ रही है, मौजूदा सिस्टम को चलाने की कितनी लागत आ रही है, फिर कारोबारी उसकी कदर कितनी है वगैरह वगैरह, ये सारे आपने पढ़ लेने। एक पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, किसी भी चीज़ को मेंटेन किसी भी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करना पड़ रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई घर है तो कुछ टाइम बाद आपने उसको पेंट करवाना होता है तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए भी आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लग रही है इसको आपने मेजर करना होता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आपके पास फार्मूला दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग है री इंजीनियरिंग, दोबारा आप किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स के साथ तो उसको री इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी कॉस्ट आपको पे करना पड़ रही है, इसका भी फार्मूला है। फिर री इंजीनियरिंग है लास्ट में, री इंजीनियरिंग का फैसला, तो इसको आपने एक दफ़ा लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ लेना है। ये जो 2 फार्मूले हैं इनको आपने लाजमी याद करना है। आई होप कि इस सारी वीडियो की आपको इसमें सारी समझ आ गई और ये आपने सारी क्लासेस लेनी हैं। 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास थी जिसमें हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है और इसके बाद इसकी फाइल्स वगैरह सब्जेक्ट की मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी और इसके करंट पेपर वगैरह भी, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।